हेलो फ्रेंड्स, तो हम न्यूरो एनाटॉमी के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो आज यहाँ से पढ़ेंगे। माइक्रोग्लाइल सेल्स। माइक्रोग्लाइल सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीएनएस के अंदर मैक्रोफेजेज होते हैं। सीएनएस के मैक्रोफेजेज को नाम देते हैं माइक्रोग्लाइल सेल्स। फिर लैब्रिन्थ आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ आई का एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसकी ब्रांच है लैब्रिन्थ आर्टरी, जो कि लैब्रिन्थ को सप्लाई कर रहा होता है। लैब्रिन्थ जो कि इनर एयर में प्रेजेंट होता है। फाइबर्स आफ्टर डीकसेटिंग इन मेडुला आर कार्ड। तो वो जो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं, जो कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं, स्पाइनल कार्ड तक जाते हैं, वो क्या करते हैं? मेडुला के अंदर क्रॉस कर जाते हैं। आपको मैंने बार बार बताया कि ये ऊपर से आ रहे हैं और ये ऊपर से आ रहे हैं और यहाँ पर आके मेडुला में क्रॉस कर जाते हैं। इन फाइबर्स को नाम देते हैं पैरामिडल ट्रैक्स। पैरामिड नहीं है, असल में पैरामिडल ट्रैक्स है। पैरामिड क्या होता है? इस पार्ट को कहते हैं, मेडुला के वो पार्ट को जहाँ से ये पैरामिडल ट्रैक्स पास हो रहे होते हैं। ये जो एरिया होता है जहाँ से पैरामिडल ट्रैक्स पास होते हैं, ये मिडल एरिया है। ये मेडुला का, ये मेडुला है, ये इसका मिडल एरिया है। इस मिडल एरिया को हम नाम दे रहे होते हैं क्या? पैरामिड। तो ये कार्टेक्स से ये फाइबर्स आ रहे होते हैं, स्पाइनल कार्ड तक जा रहे होते हैं, लेकिन ये मेडुला के पैरामिड में क्रॉस कर जाते हैं और अपोजिट साइड पे जाते हैं। तो ये पैरामिडल ट्रैक्स। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी या थैलेमिक न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा? लाइज ऑन द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के ऊपर लाई करता है। अब देखेंगे इस तरह से होता है। मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पेज के ऊपर आपको समझाता हूँ कि थैलेमस जो होता है, थैलेमस के इंफीरियर सरफेस पे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी प्रेजेंट होता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास थैलेमस है, ये अगला थैलेमस है। अब उसके यहाँ इंफीरियर सरफेस के लैटरल पे ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ हैं और ये मीडियल सरफेस पे ये क्या हो गया? मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज़ हो गए। और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ये मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और थैलेमस के इंफीरियर सरफेस के साथ लाई कर रहे होते हैं। फिर है लेजन ऑफ राइट प्री सेंट्रल गायरस काजेज। अब राइट प्री सेंट्रल गायरस मतलब राइट मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हो रहा है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के मूवमेंट्स या मसल्स डैमेज होंगे, पैरालाइज होंगे, तो लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ऑन लेफ्ट है। इफ थैलेमस गेट्स डैमेज विच इज़ नॉट अफेक्टेड है, सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑल्फैक्टरी पाथवे थैलेमस से फाइबर्स उसके पास नहीं हो रहे होते हैं। बाकी वाइब्रेशन, टच, पेन, इन सब के फाइबर्स आ रहे होते हैं, थैलेमस से पास हो रहे होते हैं। डार्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व इज प्रेजेंट इन मेडुला। डार्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस मतलब 10th नर्व का न्यूक्लियस है ना, वो मेडुला में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के पासेज अबव द ओकुलोमोटर नर्व एंड कनेक्ट्स इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी को कौन कनेक्ट करता है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये सर्कल ऑफ विलस बना रहे होते हैं ना, आगे से फिर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होते हैं। इंजरी टू लेटरल हाइपोथैलेमस विल काज है। अब लेटरल हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर मौजूद था, वो अगर डैमेज होगा तो बंदे को एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। तो इंक्रीज एपेटाइट, नो इफेक्ट ऑन हंगर, डिक्रीज हंगर, हंगर डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मीडियल हाइपोथैलेमस डैमेज होगा तो हंगर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो स्टाइटी सेंटर है ना, वो डैमेज होगा तो हंगर इंक्रीज होगी, हाइपरफेजिया होगा। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या होता है? एट बाइफर्केशन इट्स लेटरल टू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ज़ाहिर है डिवाइड हो रहा होता है ना, जब ये क्या होता है? लेटरल, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के लेटरल फिर मूव कर रहा होता है, फिर ये टर्न करता है मीडियली एंड पोस्टीरियरली। अब देखें ये हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल ये कैरोटिड आर्टरी है, तो ये डिवाइड होता है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। तो यहाँ पर जब डिवाइड हो रहा है तो उस वक्त इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेटरल है, लेकिन बाद में ये मीडियली मूव करता है और मीडियल साइड पे आ जाता है, टर्न्स मीडियली एंड पोस्टीरियरली। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल इनमें से कौन सा है? वो है मेसेंसेफेलॉन। बाकी डायंसेफेलॉन है, मेसेंसेफेलॉन है और माइलेंसेफेलॉन है, ये सब हमारे पास क्या हैं? सेकेंडरी वेसिकल्स हैं। लेकिन ये प्रोजेंसेफेलॉन भी, ये भी प्राइमरी ब्रेन वेसिकल है। तो बस इन्होंने अभी असल में ऑप्शन में एक देना चाहिए था, या मीजन या प्रोजन, तो इन्होंने दोनों दिए हैं, तो इनमें से दोनों ठीक हैं। तो ये इस तरह से एमसीक्यूज में नहीं आएगा, एक ही आएगा, ठीक है? या प्रोजन दिया होगा या मेसेंसेफेलॉन, क्योंकि प्राइमरी ब्रेन वेसिकल मैंने बताया था एक प्रोजेंसेफेलॉन है, जो मजीद डायंसेफेलॉन और टेलेंसेफेलॉन में डिवाइड होता है, और डायन और टेलन को हम लोग सेकेंडरी वेसिकल कह रहे थे। फिर प्रोजेंसेफेलॉन, फिर मेसेंसेफेलॉन जो कि मिड ब्रेन बना रहा होता है, फिर उसके बाद जो अगला है
वो है रोम्बेनसेफेलन। तो ये तीनों प्राइमरी वेसिकल हैं। फिर ये डिवाइड होगा दो में, डायनसेफेलन और टीलेनसेफेलन में। मेसेनसेफेलन सेम रहेगा और रोम्बेनसेफेलन फिर मीटन एंड माइलन में डिवाइड होगा। तो मीटन, माइलन और डायन और टेलेनसेफेलन, तो ये सारे फिर सेकेंडरी वेसिकल्स होंगे। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ आइज आर कंट्रोल्ड बाय विच लूप? जाहिर है एक्लोमोटर नर्व इसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो एक्लोमोटर लूप इसका आंसर है। फिर हमारे पास आगे है इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स आर जॉइंड बाय इमिशरी वेन्स, जो कि ब्रेन के अंदर हैं और ब्रेन से बाहर हैं, मतलब स्कल के ऊपर होते हैं। वो कनेक्ट होते हैं किसके जरिए? इमिशरी वेन्स के थ्रू। फाइका डैमेज ब्लड सप्लाई ऑफ विच पार्ट विल बी अफेक्टेड? पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी क्या कर रहा था? लेटरल और डार्सल पार्ट ऑफ मेडुला को सप्लाई कर रहा था। तो डार्सोलेटरल पार्ट ऑफ मेडुला डैमेज होगा और इस यहाँ पर एक जो साइनर सिम्टोम होते थे उसको हम नाम दे रहे थे क्या? पाइका सिंड्रोम या लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। रिगार्डिंग ब्रेन स्टेम और वालनबर्ग सिंड्रोम भी कह रहे थे। रिगार्डिंग ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन, ब्रेन स्टेम के अंदर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है उसके रिगार्डिंग क्या होता है? अनयूजुअल स्टिमुलस काज एरोजल। अगर अनयूजुअल स्टिमुलस होगा मतलब जो यूजुअली नहीं होता, एक डिफरेंट सा स्टिमुलस आ जाए तो वो क्या करेगा? उसको एक्टिवेट करेगा रेटिकुलर फॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल बंदा जब सोया होता है तो रेटिकुलर फॉर्मेशन भी क्या होता है? नॉन एक्टिव होता है। तो अगर हमारे पास स्लो बहुत कम आवाज़ या कोई इस तरह की चीज़ होगी तो बंदा नहीं जगता, लेकिन अगर कोई डिफरेंट बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ या कुछ ऐसा हो जाए तो उसको एक्टिवेट कर देता है रेटिकुलर फॉर्मेशन को, और रेटिकुलर फॉर्मेशन फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, बंदा जाग जाता है। हाउ मेनी वाइट रेमस कम्युनिकेंस आर देयर इन आवर बॉडी है? वो है 14 है। वाइट रेमस कम्युनिकेंस 14 है। बेजल गैंग्लिया सेंड एक्साइटेटरी सिग्नल्स टू थैलेमस है। बेजल गैंग्लिया जो है एक्साइटेटरी सिग्नल थैलेमस के पास भेजता है। CSF क्या होता है? प्रोटीन कितना होता है? 20 to 40। ग्लूकोज 120 नहीं होता, ग्लूकोज 66 होता है। 2/3 ऑफ ब्लड होता है। एरेक्नाइड विलाई कैन बी सीन विद नेक्ड आई, ये भी गलत है। तो ड्रेन इनटू कैवर्नस साइनस, ये भी गलत है क्योंकि ये हमारे पास ये सब ड्रेन करेगा अपने, हमारे पास सैजिटल साइनस है, ट्रांसवर्स साइनस है, उनमें ड्रेन करता है। तो इसका आंसर है प्रोटीन 20 to 40। स्पाइनल कार्ड इज सप्लाइड बाय वर्टिब्रल आर्टरीज हैं। फिर उसके बाद स्पाइनल कार्ड इज सपोर्ट। अब आइका और पाइका ये तो हमारे पास क्या है? मेडुला को पाइका सप्लाई कर रहा था, आइका हमारे पास मेडुला और पोंस को सप्लाई करता है। बेजिलर आर्टरी फिर पोंस को, इंटरकोस्टल आर्टरीज रिब्स को, वर्टिब्रल आर्टरीज फिर स्पाइनल कार्ड को सप्लाई करता है, क्योंकि ये डिवाइड होता है किसमें? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में, और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियर 2/3 स्पाइनल कार्ड को सप्लाई कर रहे होते हैं। स्पाइनल कार्ड इज सपोर्टेड बाय, स्पाइनल कार्ड को सपोर्ट कौन कर रहा होता है? डेंटिकुलेट, ये डेंटिकुलेट लिगामेंट उसको सपोर्ट कर रहा होता है। Nerve growth rate in the case of peripheral nerve damage when nerve sheath is also damaged। अगर नर्व शीथ भी डैमेज हो जाए तो फिर नर्व का ग्रोथ रेट कितना होता है? 0.3 mm। तो ये क्या है? इसको आपने रटना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ब्रेन वेनस ड्रेनेज क्या होता है? ड्यूरल वीनस साइनसिस। तो ब्रेन वेनस ड्रेनेज कहाँ पे जाके? ड्यूरल वीनस साइनसिस में ड्रेन करते हैं। सब अरेक्नाइड स्पेस एंड एट सी है, ठीक है। S1 S2 में सब अरेक्नाइड स्पेस एंड होता है, लेकिन स्पाइनल कार्ड का अगर पूछें तो वो हमारे पास क्या है? L1 है। हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ L1 या अपर बॉर्डर ऑफ L2 एडल्ट्स में है, और बच्चों में क्या है? L3 पे एंड होता है। लेकिन सब अरेक्नाइड स्पेस का अगर पूछें तो वो कहाँ पे? S1 S2 पे एंड हो रहा है। ऑप्टिक क्याज्मा डैमेज विद आल्सो हाइपोथैलेमस डैमेज विल रिजल्ट इन हाइपरफेजिया। अब देखें, अगर ऑप्टिक क्याज्मा डैमेज है साथ में हाइपोथैलेमस भी डैमेज है, ऑप्टिक क्याज्मा के करीब हमारे पास हाइपोथैलेमस का कौन सा हिस्सा होता है? वो लेटरल हाइपोथैलेमस होता है, तो वो भी डैमेज होगा तो क्या होगा? हाइपरफेजिया हो जाएगा। फिर है वेंट्रल कार्टिकोस्पाइनल एंड एट। तो वेंट्रल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होता है वो कहाँ पे एंड होता है? अब देखें, कार्टिकोस्पाइनल क्या होते हैं? मोटर पाथवेज होते हैं। वेंट्रल का मतलब एंटीरियर भी इसको कहते हैं। तो ये कहाँ पे एंड होता है? मिड थोरेसिक लेवल पे ये जाके एंड होता है, उसके नीचे इसके फाइबर्स नहीं जाते। अबाउट सेरिबेलम ट्रू इज लाइज बिलो टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये भी रट्टे वाली चीज़ है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रिसीव्स मेजर एक्साइटेटरी इनपुट टू फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बट इट सेल्फ डज नॉट सेंड एक्सॉन्स टू कॉर्टेक्स है। तो इसमें हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा है, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स जिसके पास आ रहे होते हैं एक्साइटेटरी, लेकिन इससे फाइबर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास नहीं जाते हैं। तो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है। पोस्टीरियर सुपीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर सुपीरियर रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी क्या है? सुपीरियर हमारे पास वैसे ऑप्टिक क्याज्मा होता है, आप पोस्टीरियर सुपीरियर पूछ रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर है स्फिनाइड एयर सेल्स है। स्फिनाइड एयर सेल्स हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर होते हैं पिट्यूटरी के।
उसके पोस्टीरियर भी होते हैं, उसके सुपीरियर भी होते हैं। अगर सिर्फ सुपीरियर पूछते तो ऑप्टिक क्या आजमाता। कोक्सीजल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड लाई एट द लेवल ऑफ। अब जो स्पाइनल कार्ड का कोक्सीजल लिगामेंट है वो कहाँ पे लाई करता है, L1 के लेवल पे, क्योंकि L1 से फिर नीचे हमारे पास कोक्सीजल लिगामेंट बनता है। तो रिकॉल नंबर आउटफ्लो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का था, ठीक है। तो रेक्स से और लंबर एरिया से सिंपैथेटिक नर्व्स निकल रहे होते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल रिथम ऑफ ब्रेन इज लोकेटेड इन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये ठीक है। रेक्सी लेमिना 3-4, अब ये जो लेमिना होते हैं ये ग्रे हार्न में होते हैं स्पाइनल कार्ड के। तो ये लेमिना 3 और 4 9 लेमिनाज होते हैं, मतलब लेयर्स होते हैं। अब ये लेमिना 3 और 4 कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर ग्रे हार्न में होते हैं, या डार्सल ग्रे हार्न, या जिसको डार्सल हार्न कह रहे हैं, जिसमें सेंसरी पाथवेज होते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं। मोस्ट अबंडेंट स्फिंगोलिपिड इन ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन में कौन सा होता है, स्फिंगोमाइलिन। अब ये ग्रे स्फिंगोलिपिड आपने पढ़े हैं, ये मुख्तलिफ होते हैं, ब्रेन के अंदर होते हैं। तो ये ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन में हमारे पास स्फिंगोमाइलिन होता है सबसे ज़्यादा, स्फिंगोलिपिड। फिर है पैरासिम्पथेटिक फ्लो टू द हार्ट वाया, वो होता है वेगस नर्व के थ्रू। वेगस नर्व हमारे पास क्या है, एसए नोड को भी सप्लाई कर रहा होता है, एवी नोड को भी सप्लाई कर रहा होता है, इसके अलावा वेंट्रिकल्स को भी। और ये पैरासिम्पथेटिक फ्लो है, ठीक है, हार्ट रेट को ये डिक्रीज रखता है। फिर हमारे पास है वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी इच एंटिकल। अब वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होते हैं, जिसको हम एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी कह रहे थे, ये क्रूड टच को भी कैरी कर रहे थे और साथ में इच एंटिकल को भी। तो ये हमारे पास यहाँ पर बाकी पेन, टेम्परेचर, इसको लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी कर रहा था, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन को डार्सल कॉलम, तो इच एंटिकल रह किया, और या क्रूड टच अगर होता है इसके साथ, तो ये तीनों चीज़ें फिर किससे होते हैं, वेंट्रल या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कैरी करता है इनको। फिर है पैरासिम्पथेटिक जो ओरिजिन होता है इन स्पाइनल कार्ड, कहाँ से ओरिजिनेट होता है पैरासिम्पथेटिक फाइबर, उसका आंसर है S2 S3 S4। जो S1 होता है वो लंबर प्लेक्सिस का पार्ट होता है, लंबर प्लेक्सिस के साथ कनेक्टेड होता है। तो S2 S3 S4 क्या कर रहे होते हैं, पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स यहाँ से निकल रहे होते हैं। हमने पढ़ा था कि पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो क्या होता है, क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो होता है, या तो ब्रेन से निकल रहे होते हैं, जैसे थर्ड ऑक्लोमोटर नर्व है, और सेवन्थ नर्व फेशियल नर्व है, 9th है, 10th है, तो ये हो गए 3 7 9 10, ये हमारे पास क्रेनियल आउटफ्लो है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का। और सेक्रल आउटफ्लो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का कहाँ से होता है, S2 S3 S4 से। सेक्रल प्लेक्सिस बन रहा होगा ना, वहाँ से सारे पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट इनिबिटरी सिग्नल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम फ्रॉम विच न्यूरॉन्स हैं। तो इनिबिटरी सिग्नल नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कहाँ से निकल रहे होते हैं, वो है परकंजी सेल्स और सेरिबेलर कॉर्टेक्स हैं। एथिटोसिस क्या होता है, स्लो कंटिन्यूस रिथिंग मूवमेंट्स, ये हमने पढ़ा था ग्लोबस प्लाइड, हम लोग बेसल गैंग्लिया जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था ग्लोबस प्लाइडस जब डैमेज होता है तो एथिटोसिस होती है, स्लो कंटिन्यूस रिथिंग एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, खुद ब खुद हो रहे होते हैं, हमारे जो इस तरह से हाथ स्लोली इस तरह से मूव कर रहे होंगे। तो लेफ्ट हाफ ऑफ पोन्स इज रिलेटेड टू राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट बेसल गैंग्लिया, ये चीज़ हमने पहले पढ़ा था, लेकिन उसका यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट था। वो क्या था कि अगर लेफ्ट हाफ ऑफ पोन्स है वो क्या है, अपोजिट साइड के सेरिबेलम के साथ या सेरिबेलर हेमिस्फीयर के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन सेम साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। तो लेफ्ट पोन्स लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होता है, लेकिन राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर या राइट सेरिबेलम से कनेक्टेड होता है। और अगर बेसल गैंग्लिया की बात करें तो जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स जौन सा होगा वही बेसल गैंग्लिया होगा। तो लेफ्ट हाफ ऑफ पोन्स इज कनेक्टेड टू लेफ्ट बेसल गैंग्लिया, लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स और राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। फिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आर द ब्रांचेज ऑफ वर्टिब्रल आर्टरीज एंड पैका रिस्पेक्टिवली। जो एंटीरियर जो स्पाइनल आर्टरी है वो ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरीज की, ये और ये एंटीरियर आर्टरी क्या करता है, एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कार्ड को सप्लाई कर रहा होता है ब्लड। और पाइका की ब्रांच है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि उनकी तादाद भी तो होती है पोस्टीरियर की, एंटीरियर की तादाद भी एक होती है, लेकिन उसके बावजूद ये 2/3 को सप्लाई कर रहा होता है और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी 1/3 को सप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, व्हेन अ पर्सन इनकाउंटर्स एन obtuse stimuli, he reflexively withdraws his limbs and body away from the stimulus. Most appropriate statement regarding this reflex। अब ये withdrawal reflex है, मतलब एक बंदा क्या है, किसी पेनफुल चीज़ को, हार्ड चीज़ को, या फिर नीडल वगैरह है, कुछ इस तरह की चीज़ है ना पेनफुल, उसको अगर हाथ टच हो जाए तो बंदे का हाथ जल्दी से दूर हो जाता है, इसको विथड्रॉल रिफ्लेक्स हम कह रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक बंदा है, ये देखें, रिमेन्स फॉर मेनी मंथ्स आफ्टर कंप्लीट कार्ड ट्रांजेक्शन। अब ये कह रहा है कि ये विथड्रॉल रिफ्लेक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है।
तो वो ये है कि अगर कंप्लीट कार्ड भी कट जाए फिर भी विथड्रॉल रिफ्लेक्स कई महीनों तक रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये एक रिफ्लेक्स नहीं है, इसको आप कंडीशनिंग ऑफ CNS भी कह सकते हैं, या एक एडिक्शन भी कह सकते हैं, हैबिट भी कह सकते हैं। और एक हैबिट आपको पता है जल्दी से ख़त्म नहीं होता, तो हैबिट भी है इसी के रिफ्लेक्स के साथ साथ ये एक हैबिट भी है। इस वजह से जब भी आप किसी पेनफुल चीज़ को जब टच करेंगे कंप्लीट कार्ड ट्रांजेक्शन के बाद भी, तो आपको जो है इतना पेन तो फील नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आप अपना हाथ हटा देंगे, क्योंकि ये हैबिट बन चुका है आपका। तो ये विथड्रॉल रिफ्लेक्स हमारे पास एक हैबिट भी है। फिर स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स हिप्पोकैम्पस टू हाइपोथैलेमस, उसको हम कह रहे थे फोर्नाइस। ये वाइट फाइबर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, जो कि हिप्पोकैम्पस को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कर रहे थे, और इसी की बेस पे हम हाइपोथैलेमस को मीडियल एंड लेटरल में डिवाइड कर रहे थे, इसके लोकेशन की बेस पे। डार्सल कॉलम फाइबर्स जो होते हैं लोअर बॉडी के जो होते हैं, वो रिलेटेड टू अपर बॉडी एट सर्वाइकल लेवल मीडियल टू लेटरल। ये मैंने आपको समझाया था इस तरह से कि जो लोअर अब ये हमारे पास डार्सल हार्न है या पोस्टीरियर हार्न है, ये एंटीरियर हार्न हो गए। अब ये हमारे पास सेंसरी फाइबर्स हैं, ठीक है, या इसको हम सेंसरी रूट कहते हैं या इसको डार्सल रूट कहते हैं। तो ये हमारे पास अब लोअर लिम्ब से आ रहा है। फॉर एग्जांपल L5 का लेवल है, तो ये देखें ये मीडियली, ये फाइबर्स क्या है, मीडियली आ रहे होते हैं, ये सारे मीडियली मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर आप आ जाएँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल C8 का लेवल है, यहाँ पर जो फाइबर्स इंटर होंगे तो वो क्या होंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डार्सल हार्न हो गया, ये एंटीरियर हार्न हो गए। अब यहाँ पर जो फाइबर्स इंटर होंगे वो लेटरली मूव कर रहे होंगे इस तरह। अब ये देखें ये वाले मीडियली आ रहे हैं लोअर बॉडी से जो फाइबर्स आ रहे हैं, लेकिन अपर बॉडी के क्या होते हैं, लेटरली ऐड होते जाते हैं। तो इस वजह से वो यही पूछ रहा है, तो मीडियल टू लेटरल, ठीक है। लोअर बॉडी के फाइबर्स जो होते हैं वो मीडियल होते हैं और अपर बॉडी के लेटरल होते हैं। डेथ इज काज बाय बायलैटरल डैमेज टू विच नर्व है, वो है वेगस नर्व। अगर दोनों वेगस नर्व डैमेज होंगे तो आपका हार्ट हो गया, आपके हमारे पास जो रिस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह हो गया, वो सारे हमारे पास डैमेज होंगे, स्टॉप हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी। सर्वाइकल सेगमेंटल स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट हैव लेफ्ट लेटरल हार्न। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो सर्वाइकल सेगमेंट होता है उसमें लेटरल हार्न नहीं होता, लेकिन उसके नीचे जो होते हैं उन सब में एक एंटीरियर हार्न होता है, एक पोस्टीरियर हार्न होता है, एक लेटरल हार्न भी होता है, ठीक है। इस तरह से मैं तो सिर्फ ये डार्सल और एंटीरियर हार्न बना लेता हूँ, क्योंकि इससे हम लोग ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा होता हूँ। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर लेटरल हार्न भी होता है, जिसमें हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक वो एंटर हो रहा होता है। व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एट L4, असल में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक यहाँ से एंटर नहीं होता, एंटर तो वहीं से हो रहा है डार्सल हार्न से, फिर यह अपोजिट साइड के लेटरल हार्न में जाके एंटर होके ऊपर जा रहा होता है। इसी तरह यहाँ इस साइड वाला यहाँ से आके इस साइड के लेटरल हार्न में एंटर होके ऊपर जाएगा, जो कि पेन टेम्परेचर को कैरी कर रहा था। व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट एट L4, वो है लेटरल हार्न। L4 के ऊपर भी लेटरल हार्न नहीं होता और सर्वाइकल सेगमेंट में भी लेटरल हार्न नहीं होता। फिर है सिनेप्सिस एब्सेंट इन, क्योंकि लेटरल हार्न में ज़्यादातर सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक आ रहे होते हैं वो सिंपैथेटिक वाले होते हैं, लेकिन जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी जा रहे होते हैं ना, वो तो सेंसरी पाथवे होते हैं। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आपको पता है थोरिको लंबर होता है। सिनेप्सिस एब्सेंट होते हैं कहाँ पे, डार्सल रूट गैंग्लिया में। फिर है बेजल गैंग्लिया डैमेज विल काज। अब बेजल गैंग्लिया डैमेज होगा तो उसमें ये सारे सिम्टम होंगे एक्सेप्ट क्या है, इंटेंशनल ट्रेमर, ये सेरिबेलम में होते हैं। तो पोस्चरल डिस्टर्बेंस तो होता है, क्योंकि बेजल गैंग्लिया कंट्रोल कर रहा था पोस्चर को, टोन वगैरह को, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स को। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे, साथ में रिजिडिटी इन लिम्स होगी, जैसे पार्किंसन वगैरह है। फिर है इन्फीरियरली फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल हैव मीडियली विच स्ट्रक्चर। तो फोर्थ वेंट्रिकल का जो फ्लोर है उसके मीडियल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, हिप्पोकैम्पस। फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पे, हाँ इन्फीरियरली, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर पे ये मुश्किल है इस तरह से हो, फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर पे कैसे हो सकता है, फोर्थ वेंट्रिकल तो नीचे होता है, हिप्पोकैम्पस तो ऊपर फोर ब्रेन में होता है। ये मेरे ख्याल से लैटरल वेंट्रिकल्स की बात कर रहे होंगे। इन सम ये पर मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। इन सम रिसर्च बाय फंक्शनल MRI ऑफ थैलेमस इज बीइंग डन टू डिटेक्ट न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ थैलेमस है ऑन डिफरेंट सेंसरी स्टिमुलाई, या विच ऑफ द स्टिमुलाई विल प्रोड्यूस मिनिमल न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी इन थैलेमस। ये फिर से वही बात पूछ रहे हैं कि हमारे पास कौन सा जो सेंसेशन है वो उसका ताल्लुक थैलेमस से बिल्कुल नहीं है, और वो है ओल्फैक्टरी। बाकी जितने भी हैं वाइब्रेशन, प्रोप्रोसेप्शन, डार्सल कॉलम वाले, गस्टेटरी टेस्ट वाले हैं, ऑडिटरी है, विजुअल है, इन सब का ताल्लुक है, ये सब पास हो रहे होते हैं इनके फाइबर्स थैलेमस से, लेकिन ओल्फैक्टरी पाथवेज के नहीं होते। तो ये हमारे पास करेक्ट है ओल्फैक्टरी। तो
आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ अगर आपको समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।